दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर वन के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है, यानी जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से बदलाव हुआ है। क्या यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग बढ़ी है या फिर एफआई और डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, समझने की कोशिश करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आएगी और इसकी अगुवाई करेगा आरवीएनएल, यानी आरवीएनएल के माध्यम से आएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस स्टॉक ने पिछले एक साल में लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है, क्या आने वाले समय में वैसा ही ये रिटर्न दे सकता है, क्या निकट भविष्य में ये 1000 को टच कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे रेलवे को फाइनेंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसका भी जून का हमारे सामने लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। किस तरह से होल्डिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे और दो बड़ी अपडेट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आईआरएफसी जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली ये इकलौती कंपनी है और जो मिनी रत्न कही जाती है और बहुत ही फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करती है सरकार को, पूरी तरह से टैक्स से बाहर रखा गया है इसको। और जो भी ये कर्ज देती है रेलवे को उसकी गारंटी भी सरकार लेती है, यानी जीरो एनपीए। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 120 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 119 के आसपास थी और इंट्राडे में 121 का हमने हाई भी देखा। हमने स्टॉक काफ़ी अच्छा चला और 119 का लो बना, यानी पूरे दिन में कोई गिरावट देखने को तो नहीं मिली। अंत में क्लोजिंग भी 119 के आसपास ही रही 0.13% की तेज़ी के साथ। तो फ्लैट क्लोजिंग कह सकते हैं लगभग, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। अब 4-5 साल की इसके रिटर्न को देखें तो 12 जुलाई को इसने 0.2% की गिरावट दिखाई थी। स्टॉक 120 के आसपास था। बात करें 13 जुलाई की तो यहाँ पे 1.70% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और स्टॉक 118 के आसपास आ गया। लेकिन 14 जुलाई को फिर से यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिली और 0.70% की तेज़ी के साथ स्टॉक 119 के आसपास आ गया। बात 17 जुलाई की करें तो 0.1% की तेज़ी थी और स्टॉक 119 के आसपास था। 18 जुलाई को स्टॉक 119 के आसपास रहा, जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिला। और आप ये देख ही सकते हो कि जिस तरह से फिलहाल स्टॉक एक मजबूत सपोर्ट के साथ, यानी इसका समझ सकते हो कि ये 119 से अब ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। आप इसके रिटर्न को देख सकते हैं। पिछले 2 साल के हिसाब से इसने 284% का शानदार रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें तो इसका रिटर्न 287% ज़बरदस्त है, यानी एक तरह से देखें तो यहाँ पे रकम बहुत तेज़ी से बढ़ी है। 6 मंथ की बात करें उसने 55% का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से देखें तो इसका रिटर्न 61% है, यानी पिछले 3 महीने में देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से 3.62% की वापस गिरावट हुई है और 1 वीक के हिसाब से 0.62% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से वापस 0.13% की तेज़ी देखने को मिले, यानी जो गिरावट होनी हो चुकी है एक नई तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। आप ये देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 78.20% के आसपास है और जो एक्स्ट्रा होल्डिंग है वो लगभग 3% के आसपास की। सरकार ने कहा है कि उसका ओएफएस लाया जाएगा, तो ये कोई बड़ी होल्डिंग तो नहीं है और कंपनी मजबूत है, तो इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात भी नहीं है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि ये होल्डिंग अनचेंज है, मार्च में भी बिल्कुल वही थी और कोई भी गिरवी शेयर नहीं है कंपनी का। एफआई की बात करें तो मार्च क्वार्टर में 1.53% के आसपास होल्डिंग थी, जो जून में बढ़ के 1.75% हो गई है। यानी इतनी बड़ी तेज़ी बनने के बावजूद भी एफआई इसमें खरीदार बने हुए हैं, यानी वो जम के खरीदारी करे। एफआई की राडार पे स्टॉक आ चुका है, यानी आने वाले समय एक शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। वैसे दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले मार्च में कम हो गई थी होल्डिंग, अब फिर से होल्डिंग बढ़नी शुरू हो चुकी है। डीआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग 6.51% थी मार्च क्वार्टर में, जो 5.75% हो गई है। तो यहाँ पे डीआई ने कुछ अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। इतनी बड़ी कोई ज़्यादा है तो होल्डिंग नहीं रिलीज हुई है, लेकिन मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है। बात करें म्यूचुअल फंड की तो उनकी होल्डिंग तो बिल्कुल अनचेंज है। 0.09% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जून में भी बिल्कुल वही है 0.09%। यानी म्यूचुअल फंड अभी फिलहाल अपनी होल्डिंग को बनाए रखे, लेकिन जो निवेश है वो डीआई का कम हुआ है, लेकिन एफआई ने जम के खरीदारी कर ली है। अदर्स की बात करें उनकी 13.76% के आसपास की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो फिलहाल 14.30% के आसपास आ गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब जैसे कि वंदे भारत ट्रेन के लिए रसिया की कंपनी जेवी और रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ में अब जो बातचीत है वो पटरी पे आ चुकी है
और 120 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी दोनों मिलके, जिसमें आप देख लो कि स्लीपर ट्रेन भी होगी और 35 ईयर्स के लिए पूरा मेंटेनेंस का काम भी कंपनी संभालेगी। तो ये जो बातचीत अटकी, इसके पीछे वजह थी कि आरवीएनएल ने 69% की होल्डिंग मांगी थी और रसिया की कंपनी इतनी देने को तैयार नहीं था। अब यहाँ पे देख लो कि पूरा मामला पटरी पे आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वंदे भारत के निर्माण के लिए आरवीएनएल ने एक नई सब्सिडाइज कंपनी बनाई, किनेट रेलवे सॉल्यूशन लिमिटेड, और इसके अंदर आप देखें तो रसिया की कंपनी जो है मेट्रो वैगन वास, इनके साथ में एक जॉइंट वेंचर्स बनाया है जिसमें लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी शामिल है, और इनके बीच में एक देख सकते हो कि शेयर परचेस एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें 25% की हिस्सेदारी आरवीएनएल की है, 70% की हिस्सेदारी देखें तो मेट्रो वैगन वास जो रसिया की कंपनी है उसकी, और 5% की होल्डिंग लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ली है। और इस तरह से ये देखें तो ये जो पूरा का पूरा अब यहाँ पे एग्रीमेंट साइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले इन्होंने 69% की मेजॉरिटी स्टेक होल्डर मांगी थी और इसलिए रसिया की कंपनी तैयार नहीं थी। तो आखिर देख सकते हो कि एक कामयाबी मिल चुकी है और ये वंदे भारत ट्रेन बनाने का जो कामकाज है अब आरवीएनएल को मिल चुका है, और इसका फ़ायदा आरवीएनएल को तो होगा ही, साथ में आईआरएफसी को भी होगा। अब यहाँ पे अगर हम आरवीएनएल के बिजनेस की बात करें तो बहुत तेज़ी से लगातार बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 10,069 करोड़ के आसपास था, वो 2020 में बढ़ के 14,531 करोड़ तक पहुँच गया, और 2021 में ये 15,404 करोड़ तक पहुँच गया, और 2022 की बात करें रेवेन्यू 19,380 करोड़ तक पहुँच गया, जो 2023 में बढ़ के 20,280 करोड़ तक पहुँच गया। यानी हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है और रेवेन्यू लगभग देख सकते हो कि 4-5 साल में दुगुना हो चुका है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें, 2019 में जहाँ पे कंपनी को 688 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 2020 में बढ़ के 753 करोड़ तक पहुँच गया, और 2021 में 990 करोड़ का प्रॉफिट जो 2022 में बढ़ के 1110 करोड़ तक पहुँच गया, और 2023 में 1421 करोड़ तक पहुँच गया। तो लगभग डबल हो गया है प्रॉफिट भी। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट का इशारा है कि स्टॉक यहाँ पे अब रुकने वाला नहीं है, और आने वाले समय ये डेफिनेटली मल्टी बैगर बनेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी करें क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। कंपनी रेलवे के ट्रैक का दोहरीकरण का काम करती है, रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करती है, और इसके अलावा मेट्रो के टनल्स बनाती है, और इसके अलावा अलग अलग मेट्रो स्टेशन बनाती है। इस तरह के जितने प्रोजेक्ट है सारे के सारे इस समय आरवीएनएल के पास आ रहे हैं। 2027 तक के लिए इसकी ऑर्डर बुक मजबूत है, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। चलते हैं आईआरएफसी की तरफ। 32.80 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.61% की तेजी देखने को मिली। आप देखो तो पिछले एक साल के हिसाब से इसने 68% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ की बात करें इसने 22% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से 5% की तेजी है, और 1 डे के हिसाब से 1% की तेजी है। ओवरऑल कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है, और काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने सफिशिएंट रिटर्न दिया है। आरवीएनएल की तरह देखें तो इरकॉन को भी ये रेलवे फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। आप ये देख सकते हो कि जितनी रेलवे की कंपनियाँ उनको ये फंड्स प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे देख सकते हो कि इरकॉन इंटरनेशनल को भी एक 144 करोड़ का एनएफ रेलवे कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ऐसे में इसको 365 डेज़ में कंपनी पूरा करेगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इरकॉन हो या फिर आरवीएनएल, सबके लिए फंड प्रोवाइड करने का काम तो आईआरएफसी ही करती है। इसके लिए सीधा फ़ायदा आईआरएफसी को होगा। तो जितनी इन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे इसका सीधा फ़ायदा आईआरएफसी को होगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज, यानी 86.36% की होल्डिंग है। यहाँ पे कोई भी गिरवी शेयर नहीं कंपनी का। अब यहाँ पे अगर हम एफआई की बात करें तो दिसंबर में 1.01% के आसपास होल्डिंग थी, जो मार्च में बढ़ के 1.15% तक पहुँच गई थी। जून में 1.14% हुई है। तो दिसंबर के मुकाबले अभी भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी बढ़ी है, लेकिन मार्च के मुकाबले मामूली सी स्लाइटली आपको कम होती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल अच्छा खासा निवेश है। डीआई की बात करें तो 2.97% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में 2.62% हो गई, और फिलहाल 2.02% के आसपास होल्डिंग है। तो डीआई की होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, यानी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग अब तक किया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात करूँ उनकी 1.76% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये 1.37% हो गई, और फिलहाल 0.77% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, स्टॉक की प्राइस बढ़ी थी। फिलहाल जनरल पब्लिक की होल्डिंग की बात करूँ, उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 9.68% के आसपास होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में यह 9.87 तक पहुँच गई, और फिलहाल 10.48% की होल्डिंग है। तो ये एफआई डीआई ने तो यहाँ पे अपनी होल्डिंग जरूर कम की है, लेकिन जनरल पब्लिक ने जम के खरीदारी की, यानी जनरल पब्लिक की पहली पसंद बना हुआ इस समय आईआरएफसी। आप इसके बिजनेस को देख सकते हो, बहुत ही बेहतर है। 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 11,130 रुपीज़ के आसपास था, वो लगातार बढ़ते हुए 2023 तक देख सकते हो कि 23,892 करोड़ तक पहुँच गया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और हर साल आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में जहाँ पे 2,255 करोड़ का पूरे साल का प्रॉफिट था,
वो 2023 में बढ़ के 6,337 करोड़ तक पहुंच गया। यानी प्रॉफिट डबल नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ चुका है, बहुत ही बेहतर तरीके से। इसके अलावा नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 18,586 करोड़ रुपीज़ के आसपास जो नेटवर्थ था वो 2023 में बढ़ के 45,470 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। तो ये जो आंकड़े हैं ये इशारा करेगा स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की इसमें काबिलियत है और पूरी तरह से ये कर्ज मुक्त कंपनी है, 0 NPA वाली कंपनी है और खर्च बहुत कम है। तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये डेफिनेटली स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। आप इसको अगर 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो ये 100 के ऊपर जाने की इसकी पूरी ताकत है और निकट भविष्य में 500 को भी टच कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।